नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक, किसानों के नेता और राष्ट्रीय एकता के महान शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझेंगे। ये कहानी केवल एक महान नेता की जीवनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की, अपनी मेहनत से शिक्षा प्राप्त की, एक सफल वकील बना, फिर अपना आरामदायक जीवन छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंत में आजाद भारत को एकजुट करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका परिवार गुजरात के करमसद क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और वे एक कृषक परिवार से आते थे। उनके पिता झावेर भाई पटेल साहसी और मेहनती व्यक्ति थे और उनकी माता लाडबा देवी धार्मिक तथा सरल स्वभाव की महिला थी। वल्लभ भाई का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां मेहनत, आत्मसम्मान, साहस और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके भाई बहनों में उनके बड़े भाई विठल भाई झावेर भाई पटेल भी थे, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं और केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष बने। वल्लभ भाई के जीवन पर उनके परिवार और ग्रामीण वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दिखाई देता था। उनकी शिक्षा का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने गुजरात में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और आगे कानून की पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाया। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और भारतीयों के लिए अवसर सीमित थे। फिर भी वल्लभ भाई ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा सपना देखा। वे वकील बनना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए लगातार मेहनत की। बाद में वे इंग्लैंड गए और वहां कानून की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने। इंग्लैंड में उन्होंने कम समय में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और गुजरात में एक सफल बैरिस्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे अदालत में स्पष्ट तर्क रखने, कानून की अच्छी समझ और आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके पास अच्छा धन, सम्मान और आरामदायक जीवन बनाने का अवसर था, लेकिन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उन्हें भीतर से परेशान करती थी। उस समय देश में अंग्रेजी शासन के कारण किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वल्लभ भाई धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन की ओर आकर्षित होने लगे। उनका विवाह झवेरबा पटेल से हुआ था और उनके 2 बच्चे थे, बेटी मणिबेन और बेटा दहिया भाई। वर्ष 1909 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। ये उनके जीवन का बहुत कठिन समय था। उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बाद में उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ और यहीं से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और जनसेवा के विचारों ने पटेल को गहराई से प्रभावित किया। शुरू में वे गांधी जी के सभी तरीकों को तुरंत स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत व्यावहारिक था और वे परिणाम को बहुत महत्व देते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व और जन आंदोलन की शक्ति को समझा। उन्होंने अपने पश्चिमी पहनावे को छोड़कर खादी और भारतीय जीवन शैली को अपनाया और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। वर्ष 1917 के आसपास वे सार्वजनिक जीवन में तेजी से सक्रिय हुए। इसी समय अहमदाबाद में उन्हें नगर पालिका के काम का भी अनुभव मिला। उन्होंने शहर की सफाई, पानी की व्यवस्था, नालियों और सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान दिया। 1924 से 1928 तक अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रशासनिक क्षमता दिखाई। जब शहर में प्लेग जैसी गंभीर बीमारी फैली, तब उन्होंने लोगों की सहायता के लिए स्वयं आगे बढ़कर काम किया। वे केवल कार्यालय में बैठकर आदेश देने वाले नेता नहीं थे। वे जमीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को देखते थे
और स्वयं काम करने में विश्वास रखते थे। एक अवसर पर उन्होंने सफाई अभियान में स्वयं झाड़ू उठाकर काम किया। इससे लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो जनता की समस्या को केवल भाषण से नहीं बल्कि काम करके हल करना चाहता था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। फसल खराब होने के कारण किसानों की आय कम हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनसे भूमि कर यानी लगान मांग रही थी। किसानों का कहना था कि जब उनकी फसल ही खराब हो गई है, तो वे पूरा कर कैसे दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्या का समर्थन किया और वल्लभ भाई पटेल को किसानों के बीच काम करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। पटेल ने गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क किया। उन्होंने किसानों को समझाया कि आंदोलन शांतिपूर्ण, संगठित और अनुशासित होना चाहिए। किसानों ने एकजुट होकर कर न देने का सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह ने पटेल को किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। इस आंदोलन से उन्होंने सीखा कि किसी भी बड़े आंदोलन की सफलता के लिए केवल नेता का भाषण पर्याप्त नहीं होता। जनता में विश्वास, संगठन, अनुशासन और सही जानकारी भी जरूरी होती है। इसी दौर में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से जुड़ा आंदोलन भी हुआ और पटेल ने गांधी जी के साथ काम किया। इन अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत जनसंगठक बना दिया। इसके बाद उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम किया। वे गांवों में जाते, लोगों से मिलते और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते। उन्होंने महसूस किया कि भारत की आजादी केवल शहरों के शिक्षित लोगों के आंदोलन से नहीं मिल सकती। गांवों के किसान, मजदूर और सामान्य नागरिक भी स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बनने चाहिए। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सरदार पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश दिया और लोगों से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के लिए धन और स्वयंसेवक जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता लगातार मजबूत होती गई। वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी उनका योगदान रहा और वे धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। वर्ष 1927 में गुजरात में भारी वर्षा और बाढ़ ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। सरदार पटेल ने राहत और पुनर्वास के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे लोगों की मदद के लिए लगातार काम करते रहे। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध किसान लड़ाई अभी आगे थी। वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोली क्षेत्र में सरकार ने भूमि राजस्व में लगभग 22% की वृद्धि की। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कठिन थी और वे इस बढ़े हुए कर को अन्यायपूर्ण मानते थे। किसानों ने पटेल से नेतृत्व करने का अनुरोध किया। पटेल ने पहले स्थिति का अध्ययन किया और फिर आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उन्होंने किसानों से कहा कि वे डरे नहीं, लेकिन अनुशासन बिल्कुल न छोड़ें। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी प्रकार की हिंसा आंदोलन को कमजोर कर सकती है। बारडोली सत्याग्रह बहुत अच्छी तरह संगठित किया गया। गांवों को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर स्वयंसेवकों को जिम्मेदारियां दी गईं। सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई और किसानों को लगातार आंदोलन की स्थिति के बारे में बताया जाता रहा। ब्रिटिश प्रशासन ने दबाव बनाने की कोशिश की और किसानों की संपत्तियों पर कार्रवाई की, लेकिन आंदोलनकारी किसान अपने निर्णय पर टिके रहे। अंततः सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। बारडोली सत्याग्रह की सफलता ने वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। बारडोली के लोगों ने उन्हें सम्मान से सरदार कहना शुरू किया और यह नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि पटेल केवल भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि एक असाधारण संगठनकर्ता थे। वर्ष 1929 में कांग्रेस के अंदर उनकी भूमिका और मजबूत हुई। वर्ष 1931 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें स्वतंत्र भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में महत्वपूर्ण विचार स्वीकार किए गए।
इससे पता चलता है कि पटेल केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों के अधिकार और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी गंभीर विचार रखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता रहा और सरदार पटेल कई बार अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1932 में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और वे लंबे समय तक जेल में रहे। जेल में रहने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों और संगठन के बारे में सोचना जारी रखा। जेल से बाहर आने के बाद भी वे किसानों और कांग्रेस संगठन के संपर्क में रहे। 1935 में उन्होंने गुजरात के किसानों से मिलने के लिए यात्रा की और उनके आर्थिक तथा राजनीतिक हालात को समझा। वे मानते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों का चले जाना नहीं है, बल्कि किसान और सामान्य नागरिक भी सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें, ये भी जरूरी है। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस की कई प्रांतीय सरकारें बनी और सरदार पटेल ने कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संगठन के अनुशासन और एकता पर बहुत जोर देते थे। वे मानते थे कि यदि राजनीतिक संगठन अंदर से कमजोर हो जाए तो वो देश के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौर में भी वे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े रहे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया और करो या मरो का आह्वान किया। सरदार पटेल ने भी आंदोलन का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सरदार पटेल को भी गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। वे लगभग 1942 से 1945 तक जेल में रहे। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा था। 1945 के बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली। ब्रिटेन में नई सरकार आई और भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन का संकट भी सामने आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद बहुत बढ़ चुके थे और अंततः भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। आजादी के समय भारत के सामने केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए, अनेक परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई क्षेत्रों में हिंसा और तनाव की स्थिति थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दायित्व भी संभाला। गृह मंत्री के रूप में उनके सामने आंतरिक सुरक्षा, शरणार्थियों का पुनर्वास, प्रशासन को स्थिर करना और सबसे बड़ी समस्या देशी रियासतों का भारत में विलय जैसी अनेक जिम्मेदारियां थी। उस समय भारत केवल ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्रों से नहीं बना था। 560 से अधिक देशी रियासतें भी थी। अलग अलग सरकारी स्रोतों में संख्या 562, 565 या 560 से अधिक बताई जाती है, क्योंकि रियासतों की गिनती और प्रशासनिक वर्गीकरण अलग संदर्भों में किया गया है। सरल शब्दों में समझें तो स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सैकड़ों रियासतों को एक भारतीय संघ में शामिल करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश शासन समाप्त होने पर इन रियासतों के शासकों के सामने भारत या पाकिस्तान से जुड़ने अथवा अलग रहने की स्थिति पर निर्णय का प्रश्न आया। यदि बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र रहने की कोशिश करती तो भारत कई छोटे छोटे राजनीतिक क्षेत्रों में बंट सकता था। इसे रोकना राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी था। सरदार पटेल ने इस काम के लिए वीपी मेनन के साथ मिलकर रणनीति बनाई। उन्होंने रियासतों के शासकों को डराने के बजाय पहले उन्हें समझाने और भारत के साथ
जुड़ने के फायदे बताने की कोशिश की। 5 जुलाई 1947 को राज्यों के संबंध में पटेल ने स्पष्ट किया कि भारत के भविष्य के लिए रियासतों और बाकी भारत के बीच सहयोग आवश्यक है। रियासतों को भारत के साथ जुड़ने के लिए मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने का रास्ता दिया गया। कई शासकों ने समझदारी दिखाते हुए भारत के साथ जुड़ना स्वीकार कर लिया। इस काम में पटेल की व्यावहारिक सोच और बातचीत की क्षमता बहुत काम आई। कुछ रियासतें आसानी से भारत में शामिल हो गई, जबकि कुछ ने स्वतंत्र रहने या किसी अन्य विकल्प की कोशिश की। त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों की स्थिति अधिक जटिल थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया, जबकि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भारत से जुड़ी थी और वहां की बड़ी आबादी हिंदू थी। स्थिति तनावपूर्ण हुई। भारत सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और बाद में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से भारत के साथ जुड़ने का समर्थन किया। इस प्रकार जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण था। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार और निजाम के बीच बातचीत हुई और एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रही। हैदराबाद में रजाकार संगठन की गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समस्या के कारण स्थिति गंभीर होती गई। अंततः सितंबर 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। कुछ दिनों में हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। इस घटना को समझते समय यह भी याद रखना चाहिए कि यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं था। यह भारत सरकार, प्रशासन, सेना और कई अधिकारियों के सामूहिक निर्णयों का हिस्सा था। लेकिन सरदार पटेल इस पूरी एकीकरण नीति के प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वकर्ता थे। इसी तरह कई छोटी रियासतों को अलग अलग रखने के बजाय उन्हें नए प्रशासनिक राज्यों में संगठित किया गया। काठियावाड़ क्षेत्र में कई रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई और दूसरे क्षेत्रों में भी रियासतों के समूहों को भारतीय संघ के साथ जोड़ा गया। इस प्रक्रिया ने भारत के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया। सरदार पटेल का लक्ष्य केवल राजाओं को भारत में शामिल करना नहीं था। वे चाहते थे कि जनता एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बने। इसी कारण वे भारत के राजनीतिक एकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं। उस समय कश्मीर का प्रश्न भी बहुत जटिल था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने की कोशिश की। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली हमले के बाद स्थिति तेजी से बदली और महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत ने सैन्य सहायता भेजी। कश्मीर का मामला बाद में भारत पाकिस्तान संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन गया। कश्मीर की पूरी कहानी कई नेताओं, घटनाओं और निर्णयों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे केवल सरदार पटेल के व्यक्तिगत निर्णय के रूप में समझना सही नहीं होगा। सरदार पटेल का योगदान केवल रियासतों के विलय तक सीमित नहीं था। वे मजबूत प्रशासन के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि देश को एकजुट रखना है तो एक मजबूत और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का समर्थन किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को देश की एकता और संविधान के प्रति जिम्मेदार रहने की आवश्यकता समझाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की नींव मजबूत करने में उनके विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्हें भारत के प्रशासनिक स्टील फ्रेम के मजबूत समर्थकों में याद किया जाता है। उन्होंने यह भी समझा कि आजादी के बाद भारत को केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्थिरता भी चाहिए। विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान से भारत आने वाले लाखों लोगों के लिए रहने, भोजन, सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था करनी थी। दूसरी तरफ भारत में रहने वाले मुसलमानों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। पटेल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लिया। वे मानते थे कि राज्य का पहला कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। उन्होंने दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में प्रशासन को स्थिर करने के लिए काम किया। इस समय उनका काम बहुत कठिन था,
क्योंकि देश भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील स्थिति में था। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के संबंधों को भी समझना जरूरी है। दोनों नेता स्वतंत्र भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनके विचार हर विषय पर एक जैसे नहीं थे। नेहरू आधुनिक औद्योगिक विकास, समाजवादी विचारों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी अलग दृष्टि रखते थे, जबकि पटेल प्रशासन, सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकीकरण के मामलों में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे। दोनों के बीच मतभेद हुए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार में साथ काम किया। महात्मा गांधी दोनों के बीच संवाद और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को बहुत बड़ा झटका लगा। गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल पर भी बहुत मानसिक दबाव पड़ा। उन्होंने देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया। गांधी जी और पटेल का संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, दोनों के बीच व्यक्तिगत विश्वास और सम्मान भी था। गांधी जी पटेल की संगठन क्षमता को बहुत महत्व देते थे और पटेल गांधी जी के नैतिक नेतृत्व का सम्मान करते थे। स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही थी। सरदार पटेल संविधान सभा की कई महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े थे और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा प्रांतीय और रियासती व्यवस्था से जुड़े विषयों पर उनका योगदान रहा। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत का संविधान देश की एकता और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत संघीय ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आजादी के बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विचार का समर्थन किया। 13 नवंबर 1947 को उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के संकल्प का समर्थन किया। बाद में के एम मुंशी और अन्य लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। सरदार पटेल का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आत्मविश्वास को भी स्वतंत्रता के बाद फिर से मजबूत किया जाना चाहिए। हालांकि उनका मुख्य सरकारी ध्यान प्रशासन और राष्ट्रीय एकीकरण पर था। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बहुत व्यावहारिक था। वे लंबे भाषणों से अधिक परिणाम को महत्व देते थे। वे समस्याओं को भावनाओं के बजाय वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समझने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष कहते थे। उनका लौह जैसा व्यक्तित्व केवल कठोरता का प्रतीक नहीं था, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन, निर्णय लेने का साहस और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की क्षमता शामिल थी। वे किसानों के नेता थे, लेकिन साथ ही एक बड़े राष्ट्रीय प्रशासक भी थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में भी उतने ही महत्वपूर्ण रहे। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना और स्वतंत्रता को मजबूत बनाना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करना एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन आजादी के बाद इतने विविध क्षेत्रों, रियासतों और समुदायों को एक राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ना भी बहुत कठिन काम था। सरदार पटेल ने इस दूसरे काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्वास्थ्य पर लगातार काम का असर पड़ा। 1950 तक उनका स्वास्थ्य काफी कमजोर हो चुका था। फिर भी वे देश के काम से पीछे नहीं हटे। दिसंबर 1950 में वे मुंबई गए। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी। उनके निधन से भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माताओं में से एक को खो दिया। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद के वर्षों में उनके योगदान को और अधिक सम्मान मिला। 1991 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न संगठनों में राष्ट्रीय एकता की शपथ और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गुजरात में उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है
और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा केवल एक विशाल स्मारक नहीं है, बल्कि सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की विरासत को याद करने का प्रतीक भी है। अगर हम सरदार पटेल के पूरे जीवन को एक विद्यार्थी की नजर से देखें, तो उनकी कहानी में कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख है कि साधारण परिस्थितियां सफलता के रास्ते में अंतिम बाधा नहीं होती। पटेल का जन्म किसी बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से शिक्षा प्राप्त की और सफल वकील बने। दूसरी सीख है कि शिक्षा व्यक्ति को मजबूत बनाती है। कानून की पढ़ाई ने उन्हें तर्क, अनुशासन और समस्या को समझने की क्षमता दी। तीसरी सीख है कि केवल अपने लिए सफल होना पर्याप्त नहीं है। पटेल ने सफल वकालत के बावजूद देश की सेवा को अपना बड़ा लक्ष्य बनाया। चौथी सीख है कि नेतृत्व का अर्थ लोगों पर शासन करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा में संगठित करना है। खेड़ा और बारडोली के आंदोलनों में उन्होंने यही किया। पांचवी सीख है कि एकता में शक्ति होती है। बारडोली के किसानों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी और स्वतंत्र भारत में पटेल ने अलग अलग रियासतों को एक राजनीतिक संघ में जोड़ने का काम किया। छठी सीख है कि कठिन निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए। देश की एकता और सुरक्षा के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में पटेल ने मजबूत निर्णय लेने की क्षमता दिखाई। सातवीं सीख है कि देश सेवा केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं होती। साफ शहर, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, किसानों की मदद, नागरिकों की सुरक्षा और ईमानदार प्रशासन भी राष्ट्र सेवा का हिस्सा है। सरदार पटेल का जीवन विद्यार्थियों को ये भी सिखाता है कि हमें अपने इतिहास को केवल तारीखों के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। 31 अक्टूबर 1875 उनका जन्मदिन है। 1918 खेड़ा सत्याग्रह का वर्ष है। 1928 बारडोली सत्याग्रह का महत्वपूर्ण वर्ष है। 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता का दिन है और 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल के निधन का दिन है। लेकिन इन तारीखों के पीछे की घटनाओं और उनके महत्व को समझना ज्यादा जरूरी है। एक विद्यार्थी अगर सरदार पटेल को सच में समझना चाहता है, तो उसे केवल ये याद नहीं रखना चाहिए कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, बल्कि ये समझना चाहिए कि उन्हें ये सम्मान क्यों मिला। उन्होंने किसानों के बीच जाकर काम किया, जनता को संगठित किया, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, कांग्रेस संगठन को मजबूत किया, आजादी के बाद विभाजन की कठिन परिस्थितियों में प्रशासन संभाला और सैकड़ों रियासतों के भारत में एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान भारत की राजनीतिक एकता से जुड़ी है। उनके बिना भी भारत का इतिहास निश्चित रूप से अनेक नेताओं और संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से बनता, लेकिन स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में पटेल की भूमिका असाधारण और निर्णायक थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में गिना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें बताता है कि एक व्यक्ति का मजबूत चरित्र और सही समय पर लिया गया जिम्मेदार नेतृत्व पूरे देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता देखी, लेकिन अंततः उनका नाम देश की सेवा के कारण अमर हुआ। वे किसान परिवार से निकले, वकील बने, गांधी जी के सहयोगी बने, स्वतंत्रता सेनानी बने, कांग्रेस के प्रमुख नेता बने, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने और अंत में भारत के एकीकरण के महान शिल्पकार के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। इसलिए जब भी हम भारत की एकता, अखंडता और मजबूत प्रशासन की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन हर विद्यार्थी को ये संदेश देता है कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो, कठिनाइयों से मत डरो, शिक्षा को महत्व दो, अनुशासन बनाए रखो, दूसरों के साथ मिलकर काम करो और जब देश तथा समाज को तुम्हारी आवश्यकता हो तो अपनी क्षमता का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल अतीत के महान नेता नहीं हैं। उनका जीवन आज भी हमें एकता, जिम्मेदारी, साहस
और राष्ट्र सेवा का रास्ता दिखाता है। उन्हें भारत का लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी और स्वतंत्र भारत की एकता को मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया। 31 अक्टूबर को जब हम उनका जन्मदिन और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो हमें केवल उन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जीवन से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक साधारण परिवार से निकलकर देश के महान नेताओं में शामिल होने की कहानी है। उन्होंने वकालत की, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, बारडोली के किसानों का नेतृत्व किया और आजादी के बाद भारत की राजनीतिक एकता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वे केवल एक नेता नहीं थे, वे एक मजबूत संगठनकर्ता थे, एक कुशल प्रशासक थे, एक साहसी राष्ट्रवादी थे और सबसे बढ़कर भारत की एकता के महान समर्थक थे। उनका जीवन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव उसकी एकता, अनुशासन और नागरिकों के आपसी विश्वास से बनती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। वंदे मातरम।